सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. द प्रिंट और हमारे शो हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। नए दर्शकों के लिए एक बार बता दूं, पुराने दर्शकों को भी याद दिला दूं कि इस शो पर आप सभी लोग, हमारे दर्शक हमें सवाल भेजते हैं और शेखर आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं। इस एपिसोड के लिए भी आपने हमें जावेद अख्तर के बयान से लेकर महाराष्ट्र में चल रहे एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे युद्ध और असम में चल रही बाल विवाह पर अभियान तक काफ़ी सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में मैं आपके ऐसे ही सवाल शेखर तक पहुँचाऊँगी। तो चलिए शेखर, शुरुआत करें आज के। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि यूक्रेन में जो लड़ाई शुरू हुई थी उसका अभी 1 साल पूरा हुआ है। जब आप देख रहे हैं 24 तारीख को 1 साल पूरा हुआ है, तो किसी ने सोचा नहीं था कि लड़ाई 1 साल चलेगी। मैंने भी सोचा था, लिख भी दिया था, गलतियां होती है जीवन में, कि मैंने जो उस सप्ताह का मेरा नेशनल इंटरेस्ट था उसमें ये लिख दिया था जिस सप्ताह में लड़ाई शुरू हुई थी। अभी तीसरा दिन ही था लड़ाई का, क्योंकि रूस के टैंक बिल्कुल कीव के पास पहुंच गए थे कि जब तक आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे कीव तब तक गिर चुका होगा। लेकिन अब देखिए 1 साल है और वो लड़ाई जिसको कहते हैं कि बिल्कुल मीट ग्राइंडर बन गया है। मतलब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जाने जा रही है, पर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई पीछे नहीं जा रहा है। चलिए शेखर, इसी बात पे अब आपका सबसे पहला सवाल जो आ रहा है वो विशाल यादव से आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या जावेद अख्तर की 26/11 पर लाहौर में दिए गए जवाब पर वहाँ की पाकिस्तानी ऑडियंस के ताली बजाने को क्या पाकिस्तान में देशद्रोही होने की श्रेणी में रखा जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसे है कि हर जगह में हमारे देशों में एक तरह की ये एक इमेच्योरिटी होती है, तो उसके अंदर कुछ लोग लिबरल होते हैं जिनको लेफ्ट लिबरल बोलते हैं जी, तो वो लिमिटेड ऑडियंस होती है। तो ऐसे ही भारत में, ऐसे ही पाकिस्तान में और भी छोटी है। तो ये आप इलीट क्राउड में पाकिस्तान में जो लिबरल या लेफ्ट लिबरल ऑडियंस के साथ बैठेंगे तो वो लोग उस ऑडियंस में कहेंगे ठीक है, जिसको वहाँ पे एंटी नेशनल कहना है वहाँ के लोग कहेंगे जैसे यहाँ भी लोग कहते हैं जी। तो इस मामले में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अभी देखिए बहुत लोग इस बात से नाराज़ भी हुए पाकिस्तान में कि उन्होंने ऐसे कहा, हमने मेहमान नवाजी का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया। और कई लोग ऐसे भी हैं जो लेफ्ट लिबरल हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि सब लोग प्रेशर में आ जाते हैं। हमारे देशों के अंदर जो नेशनलिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत कम लोग होते हैं जो नेशनलिज्म से हट के बात कर पाते हैं। नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं कि देशभक्ति नहीं है, वो पेट्रियोटिज्म होता है। नेशनलिज्म होता है कि मेरा देश सबसे अच्छा है और देश सबसे घटिया है। पेट्रियोटिज्म होता है कि मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, मेरा देश बहुत अच्छा है, मैं उसको बेहतर बनाऊंगा। वो ये नहीं होता कि दूसरा देश मेरे देश से ख़राब है। लेकिन हमारे देशों में नेशनलिज्म है बहुत स्ट्रांग, तो बहुत कम लोग होते हैं और जो ऐसे बोलते हैं या जो इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे पाकिस्तान में उनके ऑडियंस ने किया। हालांकि उनकी एक बात पे उन्होंने रिएक्ट किया पॉजिटिवली, लता मंगेशकर वाली जो 26/11 की थी उस पर इतना नहीं किया जी। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि उन्होंने जाके वहाँ बोला। इसमें यह भी समझ आता है कि हमारे देश में ही हम किसी को भी अगर जावेद अख्तर ही कोई ऐसी बात बोल दें जो एक तरह की जो पॉलिटिकल सर्कल है उसको ना पसंद आए तो उसको यही एंटी नेशनल बोल देते हैं। तो कोई एंटी नेशनल ऐसे नहीं होता है, लोगों के अपने ख्यालात होते हैं और आपके ख्यालात हैं, किसी और के ख्यालात हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके ख्यालात एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से मैच करें। तो ये एक्सपेक्टेशन करना कि जो मैं चाहता हूँ वही दूसरा कहे तो फिर उसमें बात बनती नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं इंडिया में कि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाके बोला, वो ये सोचे कि पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट यहाँ आ गया होता और उसने कुछ बोल दिया होता है यहाँ पे, भाई आपके यहाँ तो हिंदुत्व इतना चल रहा है, आपके यहाँ तो गौ रक्षकों ने कितना कोहराम मचाया हुआ है, तो हमारे लोग भी बहुत बुरा मान जाते हैं। तो ये हमारे देश थोड़े से अभी मेच्योरिटी डेफिसिट है सब देशों में, दोनों देशों में, खास करके इंडिया पाकिस्तान में। पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उनका ये जहाँ एक तो ये भी एक आश्चर्य है कि पाकिस्तान में अब काफ़ी लोग जो लिबरल टाइप हैं वो भी इस बात का बुरा इजहार कर रहे हैं
कि जावेद अख्तर ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कि यहाँ पे जो लोग जावेद अख्तर को ना जाने क्या क्या बोलते थे, बुरा भला उल्टा सीधा, या उनके जैसे लोगों को उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में वो आप कह रहे हैं कि वाह वाह उसको तो महावीर चक्र दे दो, परमवीर चक्र दे दो। तो ये डिबेट है, ये देशों में चलती रहती है। शेखर, अगला सवाल रूस यूक्रेन पर ही आ रहा है आदित्य से, जो पूछ रहे हैं कि 1 साल से ऊपर हो गया, जैसे आपने कहा रूस यूक्रेन के युद्ध को जब से वो चल रहा है, एक तरफ यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज से स्पेशली यूएस से काफ़ी मदद मिल रही है, आपके हिसाब से रूस को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, ये देखते हुए कि वो इस समय सारे ही वेस्टर्न पावर्स से सैंक्शन से जूझ रहा है? देखिए, रूस कोई इतना कमज़ोर देश नहीं है। एक तो बात यह है कि यूक्रेन तो बहुत छोटा है रूस के मुकाबले। उसके पास तो 2014 तक तो कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स थे ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे उसने बनाने शुरू किए, बल्कि 2014 में रशिया जब आया और क्राइमिया पे कब्जा कर लिया, तो क्राइमिया में जो सेवेस्टोपोल बंदरगाह है, तो वहाँ पे जितनी जो थोड़ी बहुत नेवी थी जी यूक्रेन की, उसके जहाज भी बांध के रूस ले गया था। तो उसके पास कुछ था नहीं, वो तो बन रहे हैं भी। तो रूस बहुत बड़ी सेना है, रूस सुपर पावर रहा है, अभी भी एक तरह की सुपर पावर है, डिप्टी सुपर पावर है। मतलब वो इकोनॉमिकली सुपर पावर नहीं है, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन मिलिट्री तरीके से सुपर पावर है। तो एक तो चीज़ ये देखने की है कि रूस 1 साल के बाद भी अपनी जीत हासिल नहीं कर पाया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे ये बात सोचने की है कि रशिया जो हम मिलिट्री सुपर पावर मानते हैं, वो बात ठीक भी थी कि नहीं, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप किसी देश पे हमला कर दें, छोटे देश पे, तो बाकी देश दुनिया की उसकी हेल्प करने के लिए आएंगे। लेकिन इसमें सोचने की बात ये है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है, कि यूक्रेन की लड़ाई यूक्रेन के लोग लड़ रहे हैं जी। ये वो नहीं है कि अफगानिस्तान की लड़ाई अमेरिकन लड़ रहे हैं, या इराक की लड़ाई अमेरिकन लड़ रहे हैं, या क्यूबा की लड़ाई कोई लड़ रहा है, या वियतनाम की लड़ाई कोई लड़ रहा है। ये लड़ाई यूक्रेन की यूक्रेनियन लड़ रहे हैं, और उसको हथियार, इकोनॉमिक हेल्प, आर्थिक हेल्प, ये सब मिल रहा है, क्योंकि उन सब लोगों से मिल रहा है। ख़ास करके जो पश्चिमी देश है इसलिए घबराते हैं कि रूस का विस्तार शुरू हो गया, जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न यूरोप, उसमें तो फिर पोलैंड के बाद जर्मनी, वो सब लोग घबराते हैं। तो ये बड़ी बात है कि यूक्रेन अभी डटा हुआ है, और अब ये बात साफ होगी कि जब तक यूक्रेनियन लड़ने को तैयार हैं, तब तक ये बहुत मुश्किल है रूस का इस लड़ाई को जीत पाना। अभी हम देखें कि जो स्पीच दी थी पुतिन ने, एक तरह का स्टेट ऑफ द यूनियन, स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस कह लें, वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले, ये पहले एनिवर्सरी के पहला साल पूरे होने के उन्होंने दी थी। तो उसके अंदर भी काफ़ी लगा कि जिसको कहते हैं थोड़े रैटल्ड होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब पश्चिमी देश करा रहे हैं, अमेरिका करा रहा है, पश्चिमी देश करा रहे हैं, वो चाहते हैं कि रूस रहे ही ना। पर उन्होंने ये भी कहा, जो एक तरह से एक बार पहले भी कह चुके हैं वो, कि जैसे कि यूक्रेन का रहने का कोई वजूद नहीं है जी। तो उन्होंने कहा 19वीं शताब्दी में भी ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और फलाना पोलैंड में मिलके पश्चिमी देशों ने मिलके रूस के क्षेत्र को निकाल के यूक्रेन बनाया। तो यही बात उन्होंने लड़ाई शुरू होने के पहले एक स्पीच दी थी, जब एक तरह से ये कहा था कि यूक्रेन का बनना चाहिए नहीं था, लेनिन की गलती थी कि कभी इतिहास में यूक्रेन रहा ही नहीं। लेनिन ने गलती की कि इसको एक रिपब्लिक बना दिया यूएसएसआर में, तो उसके बाद देश बन गया। ये तो रूसी है, और उसने बार बार तभी स्पीचेस में कहा था कि वो लोग और हम लोग एक ही हैं। अब एक का मतलब ये है कि भाई है तो भाई तुम अपने देश में रहो, हम अपने देश में रहें, लेकिन उनकी इम्प्लीकेशन ये होती है कि हम एक हैं, तो आप देश कैसे बन गए, आप तो हमारे देश का ही हिस्सा थे। तो ये सब बातें हैं। अब सवाल सिर्फ यही है कि किस तरीके से जंग कब बंद होगी, क्योंकि जैसी जंग में अभी स्थिति है, इस समय तो कोई आगे बढ़ नहीं रहा है जी। अभी बर्फ़ है, वहाँ पे सर्दी है, सर्दी कम होनी शुरू हुई है क्योंकि अब बसंत का मौसम आने वाला है। तो सब बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग ऑफेंसिव होगा, एक बसंत का हमला होगा, बसंत में हमला होगा। तो उस टाइम रूस भी करेगा, शायद यूक्रेन भी करेगा, किसके पास कितनी सामग्री है, कहाँ पे करेगा, ये सब देखने की बातें हैं। लेकिन ये कहूँगा कि इस समय ये जो युद्ध है ये स्टेलमेट में है।
अगला सवाल आ रहा है मनीष नरूला का, जो कि हमारे मेंबर है। महाराष्ट्र से जुड़ा सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और राजनीति किस दिशा में जा रही है? ठाकरेस के बिना एकनाथ के नेतृत्व वाली शिवसेना के भविष्य पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र में भी यही है कि असली शिवसेना कौन है। जी। क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में हम इतनी बात नहीं करते हैं, हम यूपी बिहार के बारे में ऑब्सेस्ड रहते हैं, खास करके हमारे जैसे लोग भी जो एनालिस्ट हैं या पंडित लोग जो कहते हैं यूपी बिहार, लेकिन हम भूल जाते हैं कि राजनीतिक तरीके से महाराष्ट्र भारत की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है जी। क्योंकि यूपी से 80 एमपी आते हैं लोकसभा में, महाराष्ट्र से 48 आते हैं, उसके बाद फिर तमिलनाडु वगैरह, वेस्ट बंगाल 40-42 इस टाइप की स्टेट्स हैं, बिहार इस टाइप की स्टेट्स हैं, लेकिन महाराष्ट्र से 48 आते हैं। और मोदी जी के लिए भी ये 272 पार करना है, 300 के आसपास पहुंचना तभी संभव है अगर वो महाराष्ट्र में बहुत सीटें ले पाएं। जैसे पिछली बार उन्होंने 23 सीटें जीती महाराष्ट्र में, और उनके पार्टनर शिवसेना ने 18 जीती, तो 41 हो गई 48 में से। 41 के अलावा भी एक इंडिपेंडेंट जीती वहाँ, नवनीत राणा, उन्होंने एनडीए को सपोर्ट कर दिया, एक तरह से ज्वाइन कर लिया, तो 42 हो गई। अब वो शिवसेना तो है नहीं। उस शिवसेना होने का एक तो था कि 18 सीटें और आपके पार्टनर की आई, और दूसरी बात है कि उसने अपने वोट आपको ट्रांसफर किए, आपने भी उसको किया, कि उसने अपने वोट आपको ट्रांसफर किए शिवसेना के। अब शिंदे की शिवसेना ये कर पाएगी कि नहीं? शिंदे की शिवसेना को लोग असली शिवसेना मानेंगे कि नहीं? ये महाराष्ट्र में बहुत बड़ी एक सोचने की बात है। अब 2-3 इंडिकेशंस आने वाली हैं। एक तो अभी आने वाले दिनों में ही वहां पे 2 बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव। तो ये पुणे के पास ही हैं, दो क्षेत्रों में बाई इलेक्शन होने वाले हैं। दोनों में बीजेपी के एमएलए थे, पहले उनकी मृत्यु हो गई है, तो बीजेपी की सीटें हैं। अच्छा। तो बीजेपी कंटेस्ट कर रही है। एक सीट पे एनसीपी कंटेस्ट कर रही है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से, एमबीए से, और एक में कांग्रेस। तो ये देखना है कि शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे वाली है वो अपने वोट ट्रांसफर कर पाएगी कि नहीं, असली। और दूसरी बात ये, उसके बाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 24 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव ड्यू हैं महाराष्ट्र में। उसमें बम्बई भी है, नागपुर भी है, पुणे भी है, औरंगाबाद, बड़े बड़े शहरों में। उनमें क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में हमेशा शिवसेना बहुत स्ट्रांग रहती है, खास करके बॉम्बे में। तो ये देखते हैं कि किसको वोट मिलते हैं। तो अगर तो वोट मिले उद्धव की शिवसेना को जी, फिर तो ये होगा कि चुनाव आयोग कुछ भी करे, कोर्ट कुछ भी कहे, जनता ने उन्हीं को असली शिवसेना माना। लेकिन अगर उनको वोट नहीं मिले और शिंदे की सेना को मिले, या वोट बहुत कट गए, मतलब आधे इसको आधे उसको, तो फिर ये होगा कि अब जो उद्धव की शिवसेना है, उद्धव का कंट्रोल है शिवसेना में, वो जा रहा है। लोग ये नहीं सोचते कि क्योंकि वो ठाकरे की संतान है तो इसीलिए उनकी शिवसेना ही शिवसेना है। इसमें सिंबल से फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल के लोग ब्लाइंडली बिना सोचे समझे कोई चुनाव चिन्ह को देख के ठप्पा नहीं लगाते हैं। ऐसे ठप्पा आजकल होता भी नहीं, बटन दबाना होता है। लेकिन ये अभी इंडिकेशंस आएंगी, और अब देखिए कि बीजेपी भी इसमें बहुत मेहनत कर रही है और बहुत जोर लगा रही है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में उनका जो अलायंस है शिंदे सेना के साथ वो जीत जाए, क्योंकि उनको उद्धव ठाकरे को बिल्कुल ख़त्म करना है। और उद्धव ठाकरे के लिए भी लाइफ एंड डेथ है, तो उनके लिए इस बात पे डिपेंड करेगा, इस बात पे निर्भर करेगा कि उनका कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कितना मजबूत रहता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस में, और एक दूसरे को वोट ट्रांसफ़र कर पाते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब नीचे इसका जो आंसर है, जो जवाब है, वो ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। उसको जितनी कवरेज मीडिया में मिलनी चाहिए हम लोगों से उतनी नहीं मिलती है। दूसरा, महाराष्ट्र की राजनीति अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है, और उस मोड़ पर जो सवाल ये है कि असली शिवसेना कौन है। अगला सवाल आदित्य धूमल राव का है, जो कि हमारे मेंबर है। पूछ रहे कि माइनॉरिटी राइट्स की आड़ में बाल विवाह को कोई कैसे जायज ठहरा सकता है? देखिए, बाल विवाह तो जायज नहीं है, और इस बात को मैं भी कहूँगा कि कोई भी माइनॉरिटी या कोई भी धर्म हो, वो धर्म की भाषा इस्तेमाल करके, और आजकल के
आधुनिक देशों में होता भी नहीं है। अब मुझे पाकिस्तान का पता नहीं है, जब इस्लामिक देश है, बाल विवाह का क्या है, लेकिन पाकिस्तान में कई चीज़ें हैं, जैसे ट्रिपल तलाक, जैसे कि पोलीगेमी, जैसे एक से ऊपर पत्नी रखना, ये 1961 में अयूब खान ने बंद कर दिया था। मतलब ऑटोमेटिक ट्रिपल तलाक नहीं है, फिर आपको किसी काजी के पास जाना पड़ता है, फिर किसी मजिस्ट्रेट को बुलाना पड़ता है, ऐसे नहीं है। और ऐसे ही पोलीगेमी ऑटोमेटिक नहीं है, अगर आपको दूसरी पत्नी से शादी करनी हो, पहले वाली की इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर उसमें भी कई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अच्छा। तो हमारे देश में क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी है तो इसलिए सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ट्रिपल तलाक, अब ख़त्म हुआ तो कोई ख़ास कुछ फ़र्क, किसी को नुकसान नहीं हुआ, उससे फ़ायदा ही हुआ होगा। मुसलमान समाज ने भी कोई ऐसा ज़्यादा इमोशनल प्रतिक्रिया नहीं की। थोड़े दिन ट्विटर वगैरह में जो उनके इंटेलेक्चुअल लीडर्स वगैरह हैं, जो सोचते हैं कि हम उनके लीडर्स हैं, वो कुछ बोले, लेकिन वो बात ख़त्म हो गई। ऐसे ही कल को अगर पोलीगेमी पर भी आता है तो मुझे लगता नहीं, आजकल कितने लोगों में औकात है कि अपने घर में 1, 2, 3, 4 पत्नियां रख पाएँ। एक शादी करना, 2-1 बच्चे पालना, ये भी सब बहुत बड़ी चुनौती होती है जी। और सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं और सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने जाएं, उनको ठीक से पाले पोसें। तो अगर आप बर्थ रेट भी देखें तो पीछे प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च आई थी, उसमें दिखाया गया कि भारत में हर समुदाय का बर्थ रेट कम हो रहा है, उसमें मुसलमानों का भी कम हो रहा है। अभी हिंदुओं से ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना पहले था। जैसे कि आप सोचें कि 30 साल पहले अगर एक हिंदू औरत अपने जिसको कहते हैं हम प्रोडक्टिव ईयर्स और रिप्रोडक्टिव ईयर्स, वो आप समझें कि करीब उम्र 18 से लेके 49 तक, उसमें उस समय करीब मान लीजिए कि 3 बच्चे पैदा करती थी, तो मुसलमान 4 करते थे। अच्छा। 1 बढ़ा हुआ था। इस समय अगर हिंदू महिला अपने जीवन काल में 1.9 बच्चे पैदा करते, अब दशमलव में तो कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकता, इसका मतलब है कि 10 औरतें, हिंदू औरतें करीब अपने जीवन काल में 19 बच्चे पैदा करेगी। तो मुसलमान औरतें इस समय जो लेटेस्ट फिगर है उसके हिसाब से 24 बच्चे करते हैं। तो 5 फिर भी ज्यादा है, लेकिन बहुत कम ज्यादा है, वो जो गैप है वो नैरो हो रहा है। तो ये सोचना कि अरे हम जो 5 और 25 वाली एक स्टीरियोटाइप थी वो ठीक नहीं है, और मुसलमान समाज अपने आप उसको एड्रेस कर रहा है। तो जब इतना अपने आप बदलाव आ रहा है तो इसके अंदर आगे जाते हुए ये चाइल्ड मैरिज की बात अब नहीं होनी चाहिए, और जो देश में कानून है 18 साल जो लड़की की मिनिमम एज का, वही लागू होना चाहिए, और इसकी पुश जो है वो कम्युनिटी से खुद आनी चाहिए जी। और कम्युनिटी में भी बहुत लोग होंगे जो ऐसा चाहते होंगे, लेकिन इसको आप रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते। असम में जो किया गया वो ये है कि इसको बैकडेट से लगा दिया। अरे भाई किसी की शादी हो गई 4 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले, वो गर्भवती है या उसका बच्चा हो गया, अब शादी तो हो चुकी है ना, सब कुछ हो चुका है, अब जाके आपने उसके पति को बंद कर दिया, अब जाके आपने केस फाइल कर दिए, तो ये तो चलते परिवारों को तोड़ने की बात है। और उसमें लड़की की या कोई बच्चा हो गया, उनकी तो गलती कोई है नहीं जी। तो जो भी ऐसा बदलाव आता है ये आगे से होता है, ये पीछे से शुरू नहीं होता है। पीछे से जब शुरू होता है तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे खामखा पंगा ले रहे हैं, और उस पंगा लेने के चक्कर में या एक पॉइंट पॉलिटिकली बनाने के चक्कर में बहुत लोगों का, और ये सब गरीब लोग हैं, अमीर कोई नहीं है, बहुत गरीब लोगों का नुकसान हो जाता है। जी। अगला सवाल जो है वो तेंजिंग अनक का है, जो पूछ रहे हैं कि सियाटल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या जाति भेदभाव को शामिल करने पर आपके क्या विचार हैं, या क्या ये बाकी देशों या स्थानों के लिए भी किसी प्रकार की एक मिसाल कायम करेगा, प्रेसिडेंस बनाएगा? देखिए, जो कास्ट है, कास्ट भारत का एक यथार्थ है, और इस बात का भी यथार्थ है कि भारत में जिसको कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए, जिसको कहते हैं नीची जातियाँ, छोटी जातियाँ, या शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं हम, दलित कहते हैं, या आप कहें ओबीसीज भी हैं, इनको उतनी बराबरी का नहीं मिला मौका जितना मिलना चाहिए था। हमारे यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है जी। अब जब हमारे यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है तो वो, जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ भी अपनी कास्ट छोड़ के नहीं जाते हैं, उनकी कास्ट उनके साथ ही जाती है, और उनकी जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ भी एक कास्ट रहती है। अब पहले जो हुआ, क्योंकि जो इलीट्स होती हैं पहले वो बाहर जाते हैं, पढ़े लिखे लोग,
एक वर्किंग क्लास लोग जाते हैं जो जाके वहाँ कहीं मजदूर बने, कहीं ड्राइवर बने, वो तो एक होते हैं। जो उसके बाद जो हमारा वो लोग तो पहले कनाडा में गए, कुछ लोग गल्फ में गए, गल्फ में हालांकि वहाँ पे नागरिक नहीं बनते हैं, यूके में गए। लेकिन उसके बाद 60 के दशक के बाद 60, 70, 80, 90 और अब बहुत ज़्यादा जो लोग बाहर गए, ये पढ़े लिखे ज़्यादातर टेक्निकल नॉलेज वाले इंजीनियर, MBA टाइप, उस टाइप के लोग गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस टाइप के लोग गए। अब उनमें से बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं सवर्ण, अपर कास्ट है। अब इसलिए नहीं कि जो कि अमेज़ॉन ने या गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी कास्ट देके उसको भर्ती किया, वो ये है कि क्योंकि कास्ट जो अपर कास्ट है उनको पहले ही मौका ज़्यादा था, वो पहले अच्छे इंस्टीट्यूशंस पे चले गए, उनके घरों में आर्थिक स्थिति भी बाकियों से बेहतर थी। मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मण लोग भी गरीब बहुत होते हैं। बिहार में आप देखिए कि जैसे कि मैथिल इलाकों में जाइए तो वहाँ कितने बिलो पॉवर्टी लाइन ब्राह्मण मिलेंगे आपको। तो ये नहीं कि गरीब नहीं हो सकती अपर कास्ट, लेकिन फिर भी कास्ट की एक प्रिविलेज होती है। तो उससे जो सब गए और इतने CEOs वगैरह बन गए वो सब अपर कास्ट है। तो एक, लेकिन उसके बाद जब भारत में भी मौका बढ़ा, भारत में इंस्टीट्यूशंस बढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बढ़ गए, IIT बहुत बढ़ गए, तो और अमेरिका वगैरह में, बाकी देशों में, अमेरिका में खास करके मैन पावर की ज़रूरत भी और बढ़ गई। तो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले ज़्यादातर अपर कास्ट होते थे, अब उसमें मिडिल कास्ट भी हैं, अब उसमें शेड्यूल कास्ट भी हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो यहाँ के जो एक डिबेट है कास्ट की, ऊंचा कौन नीचा कौन, बराबर है कि नहीं है, सबको मौका बराबर है कि नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो डिबेट भी वहाँ पहुँच गई है। तो सिएटल में जो हुआ है वो यही दिखाता है कि वो डिबेट भी वहाँ पहुँच गई है। अब भारत में तो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स और OBCs के लिए, वहाँ तो रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ एफर्मेटिव एक्शन है। एफर्मेटिव एक्शन में एक चीज़ आती है पीपल ऑफ कलर जी। तो वो अमेरिका में इस टाइम बहुत बड़ी चीज़ है कि पीपल ऑफ कलर कितने हैं आपके पास। कलर के लिए आपके ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, चाइनीज़ भी हो सकते हैं, कोरियन भी हो सकते हैं, वियतनामीज़ हो सकते हैं, जहाँ जहाँ से लोग जाते हैं वहाँ हिस्पैनिक होते हैं। तो उसमें अब ये है कि पीपल ऑफ कलर में जो भारतीयों को एक फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन वो फ़ायदा भी क्या अपर कास्ट ले रहे हैं। तो इस पर एक डिबेट चल रही है। अच्छा। तो ये डिबेट है और सिएटल ने क्या कहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो कौन कह सकता है कि हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो बाकी इसका अगर कोई आगे असर होता है, किसी का रास्ता रुकता है कि भाई तुम अपर कास्ट हो, ये नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी, ये नौकरी हमने लोअर कास्ट के लिए इंडिया में रिजर्व की है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने का इम्कान है। शेखर, अगला सवाल आ रहा है दर्शन दुबे का, जो कि हमारे मेंबर है। पूछ रहे हैं कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोरोस को खतरनाक बताया है क्योंकि उनके पास नुकसान पहुंचाने के संसाधन या रिसोर्सेज हैं। अब उसके आगे वो पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने NGOs के FCRA लाइसेंस रद्द करके पर्याप्त काम किया है। नहीं, देखिए, दो चीजें आप अलग पूछ रहे हैं। एक तो एक है जॉर्ज सोरोस। अब जॉर्ज सोरोस बहुत पॉलिटिकल आदमी है, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज होते हैं और वो सोचते हैं कि दुनिया जैसे मैं चाहूँ वैसे चले जी। तो कई जगह वो NGOs को, एक्टिविस्ट को या एक्टिविस्ट कॉजेज को पैसे देते हैं, डोनेशंस देते हैं जी। उन्होंने अपने जीवन में उनकी इस टाइम जो नेटवर्थ है, जो उनकी खुद के जो धन है उनके पास, जो उनकी वैल्यू है वो $8 बिलियन है। $8 बिलियन तो अपनी है, लेकिन वो $32 बिलियन अब तक दे चुके हैं चैरिटी में। अच्छा। चैरिटी क्या, वो ऐसे ही कॉजेज में। तो उनका होता है यहाँ डेमोक्रेटाइजेशन कराओ, अरब स्प्रिंग हो रही है, कहीं पे इमिग्रेशन के लिए सपोर्ट कराओ। तो उनके पेट हॉबी हॉर्सेज और कॉजेज होते हैं। अच्छा। भारत के ऊपर वो पहले भी बोल चुके हैं। 2020 में डावोस में उन्होंने कहा था कि सबसे खतरनाक या सबसे डिस्टर्बिंग जो डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हुआ है, जो लोकतंत्र का पतन हुआ है, वो भारत में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के नीचे। तो उनका भारत के बारे में, इस भारत के बारे में एक व्यू है। अब वो डेंजरस है, ठीक है, उनके कुछ आइडियाज कुछ देशों के लिए डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि अब देखिए अरब स्प्रिंग आई जी, कई देश तो टूट गए, खास करके ट्यूनीसिया और इजिप्ट, लेकिन अल्टीमेटली वो सरकारें नहीं चली, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड जीत गया वहाँ पे। अब मुस्लिम ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है, वहाँ के लोगों को ही बाद में लगा गलती हो गई,
तो सरकारें चेंज हुई, दोबारा से डिक्टेटरशिप आई और उसी मारामारी में कई देश एक तरह से टूट के ठीक ही नहीं हुए तब से। तो उस तरीके से, पर ये कहना कि उस तरीके से डेंजरस है, पर ये कहना कि सिर्फ जॉर्ज सोरोस ने कराया वो गलत है, क्योंकि एक हवा चल रही थी, उन्होंने भी उस हवा के अंदर कुछ किया। भारत में अब ये दूसरी बात है, भारत में वो क्या कर सकते हैं? भारत में कोई प्रोटेस्ट को पैसा दे सकते हैं? भारत जैसे देश में हर समय 150 प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे होते हैं। अगर आप फार्मर प्रोटेस्ट भी देखें तो जो फार्मर आए थे पंजाब वगैरह से, वो इसलिए उनको ज़रूरी नहीं था उनको कि पैसा कहीं से आए तो आए, और पैसा उनको चाहिए भी तो उनके पास कनाडा से अपना ही बहुत आ जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ के कोई बड़ा लेविशली 5 स्टार होटल में रह नहीं रहे थे, सड़क ऑक्यूपाई करके और वहाँ पे टेंट लगा के वहीं पे रह रहे थे। तो इतना डेंजरस मैं उन्हें नहीं मानूंगा। दूसरी बात, जो मोदी सरकार ने FCRA लाइसेंसेज वगैरह इतने मुश्किल कर दिए, NGOs के कुछ के कैंसिल कर दिए, उनके मुश्किल कर दिए, ये मैं कहूँगा कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा किया है, क्योंकि FCRA जो है पहले ही बहुत मजबूत और बड़ी ड्रैकोनियन लॉ है। तो उसके अंदर अगर कोई गलत मिसयूज़ करता है या गलत काम करता है, जो पैसे आते हैं उसको उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करता जिसके लिए वो आते हैं, तो इस लॉ के अंदर कई चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उसको किया गया, एक तरह से सबको कैंसिल करके फिर का दोबारा अप्लाई करो और बहुत मुश्किल कर दिया, कुछ मैं कहूँगा कि ये काफ़ी हद तक ओवरडू किया गया। अगला सवाल गणेश मालपुते का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि मिस्टर जयशंकर का ये कहना कहाँ तक सही है कि मोदी मुद्दे पर BBC की डॉक्यूमेंट्री में राजनीति शामिल थी, या उसमें पॉलिटिक्स इज एट प्ले उन्होंने यूज किया? देखिए, अब वो तो राजनेता हैं, तो उनको तो राजनीति की बात कहनी है। अब आप देखें कि वो डॉक्यूमेंट्री में क्या सच है क्या झूठ है। अगर आप मुझे पूछें तो मैं कहूँगा कि उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ खास नया नहीं है, क्योंकि सब बातें ना सिर्फ देखी हुई हैं ना सुनी हुई हैं, बल्कि ऐसी बहुत बातें हैं जो भारत का मीडिया अपने आप ही कवर कर चुका है 2002 में। तो भारत में किसी के लिए इतनी नई बात उसके अंदर नहीं है। एक ही नई बात है जो जैक स्ट्रॉ ने कहा, जो पहले UK के फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि UK गवर्नमेंट ने भी एक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं हिंसा के लिए। तो एक वो नई बात थी, वो चीज़ कभी भी लीक हो सकती है। मैं कहूँगा कि जो भारत सरकार का रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी उस BBC की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, वो ओवर द टॉप थी। वो इतनी प्रतिक्रिया नहीं होती तो इसको इतने लोग देखते भी नहीं। जी। अगला सवाल प्रियांक उपाध्याय का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप आगामी कर्नाटका विधानसभा चुनाव में BL संतोष की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या वो पोटेंशियल CM उम्मीदवार हैं वर्सेस बोम्मई के? देखिए, मैं कर्नाटका के राजनीति को इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे कर्नाटका की एक ही बात पता है कि इतने दशकों से वहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको 2 जातियों में से एक होना पड़ता है, 2 कास्ट में, या वोकलिगा जैसे देवगौड़ा वोकलिगा, SM कृष्णा वोकलिगा, या लिंगायत, येदियुरप्पा लिंगायत, बोम्मई लिंगायत, क्योंकि बड़ी बड़ी जातियां हैं वहाँ पे, या फिर बनता है कोई OBC जैसे कि सिद्धारमैया है, क्योंकि OBC बहुत हैं, साथ में दलित मुस्लिम मिल गए जैसे कांग्रेस में। इसमें ब्राह्मण के लिए बनना असंभव नहीं है, क्योंकि पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो ज़माना कोई और था। इस ज़माने में बहुत मुश्किल है जब तक कि आपका जाति समीकरण ठीक ना बैठे। लेकिन ये बीजेपी है, मान लीजिए वो चुनाव जीतती है तो बीजेपी हाईकमांड किसी को भी बना सकती है। अब हरियाणा में तो कोई जानता नहीं था मनोहर लाल खट्टर को, उनको बना दिया। ऐसे ही पहले झारखंड के अंदर कोई जानता नहीं था रघुबर दास जी को, उनको बना दिया। तो बीजेपी तो जिसको मर्जी बना देती है, बशर्ते कि उनके पास सत्ता पहले आ जाए। तो अगर सत्ता आ जाए, अच्छे नंबर से आ जाए, फिर हाईकमांड जिसको मर्जी बना सकती है। लेकिन किसको आगे रख के वो चुनाव जीतना चाहेंगे, वो एक और समस्या है, क्योंकि इस समय बीजेपी की अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है सरकार का। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी का असली वोट बैंक जो है वो लिंगायत वोट बैंक है, इसलिए बोम्मई जी को बनाया हुआ है। लेकिन लिंगायत लोग जिसको अपना नेता मानते हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, जो कि थोड़े थोड़े रूठे बैठे हुए हैं। कल उन्होंने कुछ कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं घर बैठूंगा, तो कुछ लगा, खबर फैल गई टीवी चैनल्स में कि वो रिटायर हो रहे हैं।
तो मैंने एकदम सोचा रिटायर होने का मतलब ये है कि वो बीजेपी के लिए कैंपेन नहीं करेंगे, पर वो बात अभी अनसर्टन है। लेकिन अगर वो बीजेपी के लिए कैंपेन ना करें तो बीजेपी को नुकसान होगा। सो कर्नाटका की राजनीति एक बिल्कुल अलग तरह की राजनीति है। उसके अंदर वोकलिगा, लिंगायत और फिर अदर बैकवर्ड कास्ट, ये इन सब का मिला के एक समीकरण अलग अलग बनते हैं। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप सभी से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने हमें इतने ढेर सारे सवाल भेजे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका।